और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो दिल से बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं और कई बार दल बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज तीन का तीर में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक इमरान मसूद जी। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो बिना लाग लपेट के पहला सवाल, बहन जी ने पार्टी से क्यों निकाला? वो तो उन्होंने जो लेटर इशू किया है उसी के अंदर उन्होंने सारी वजह लिखी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कोई काम ऐसा किया नहीं जिसको वजह से मुझे बहन जी को निकालना पड़ता। मैंने बहन जी ने मुझसे कहा कि वादा करो कि तुम जीवन में दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करोगे। तो मैंने कहा बहन जी पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा वादा, और अब मैं पार्टी में ना रहूं तब भी मैं बहन जी से क्या हुआ वादा तो निभाऊंगा। बड़ी बहन ने आशीर्वाद दिया है तो बड़ी बहन के आशीर्वाद को और स्नेह को सदैव अपने सीने से लगा कर रखूंगा। आपको क्या लगता है कि क्यों निकाला? आपने भी तो कुछ सोचा होगा, ये तो चिट्ठी की बात रही। नहीं, मुझे तो, मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं ना जैसे मुझे लगे मैंने अनुशासनहीनता की हो। जो काम उन्होंने कहा, जो जहां उन्होंने बुलाया, जब उन्होंने कहा, मैंने तब वो काम किया। तो मैंने कोई अनुशासनहीनता की मुझे नहीं पता। फिर मायावती क्यों कह रही हैं कि इमरान मसूद ने अनुशासनहीनता की? मुझे नहीं पता ना, या तो नोटिस मुझे देते, आप मुझे बताते कि अगर आप मुझे बताएं कि आपने ये, तो मैं मंथन करता, चिंतन करता और फिर जवाब देता, माफ़ी मांगता, जो भी करता मैं करता। लेकिन आपने तो कहा अनुशासनहीनता, तो आपने एक शब्द अनुशासनहीनता लिख दिया, तो क्या अनुशासनहीनता की वो बता तो दीजिए, या तो नोटिस देते मुझे। ये रसीद वाला लफड़ा क्या है? अब वो रसीद तो वो रसीद का तो आपने वही भी लेटर में ही लिखा ना कि आपने रसीद। अब वो जो किताबें और रसीद बुक हैं वो मेरे औकात से बाहर है। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ, छोटा सा किसान हूँ। मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि मैं इतनी भारी तादाद में उनकी किताबें या सदस्यता 2.5 लाख लोगों को सदस्य बना दूँ। 2.5 लाख, एक सदस्य 200 रुपये का बनता है, बताइए 5 करोड़ रुपये कहाँ से जमा करा दूंगा मैं? मुझे मतलब कोई पैमाना होना चाहिए ना। तो मेरे बस का नहीं था, मैंने हाथ जोड़ लिए। तो वो उसका जिक्र अगर ये उस लेटर में ना करते और आप मुझसे सवाल भी ना पूछती फिर ये, क्योंकि ये बात तो हमारी अंदर कमरे की थी, बाहर की तो थी नहीं। मैं तो उसको कभी सार्वजनिक ना करता। अच्छा, आप राहुल प्रियंका की तारीफ कर रहे थे, अखिलेश की भी आपने तारीफ की, कहीं यही बात बहन जी को बुरी तो नहीं लग गई? मैंने बुराई किसकी की पहले मुझे पता चले। मैंने तो आज तक किसी की बुराई नहीं की। मैं तो जिनके साथ काम किया उनकी तारीफ ही करता हूँ, अच्छा ही कहता हूँ उनके लिए। बुरा क्यों कहूँगा? मैं बहन जी के लिए भी जीवन भर अच्छा ही कहूँगा। उन्होंने मेरे सर पर आज रखा था स्नेह के साथ कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैं उनका एहसान मानता हूँ और जिंदगी भर मानूंगा। जब बीएसपी में शामिल हुए थे तो बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया था, लेकिन 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बहन जी के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए? न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की, घुट के मर जाएं ये मर्जी है मेरे सयाद की। तो हमें तो ये पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो हम तो खुद ताज्जुब में हैं कि हमने कोई काम ऐसा किया नहीं। कोई आप बताओगे अनुशासनहीनता आपने ये की, तो मुझे पता चले कि मैंने ये की अनुशासनहीनता। जो आपने कहा वही आदेश पालन किया। क्या सहारनपुर सीट को लेकर कोई मतभेद बहन जी से? नहीं, बहन जी ने मुझे कहा था तुम लोकसभा की जाकर तैयारी करो, तो मतभेद किस बात का होता? जब बहन जी खुद मीटिंग में कह रही हूँ मुझसे कि जाओ जाकर के तुम लोकसभा की तैयारी करो और अभी तुम इस काम को छोड़ दो जो तुम्हें वेस्टर्न यूपी के रहता है, तुम फोकस अपना सहारनपुर को, तुम्हें लोकसभा जीतना है, तो फिर उसमें मतभेद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, आपने अपनी नाराजगी रख दी, बहन जी ने भी अपनी तरफ से बात रख दी कि क्यों एक्शन लिया गया। अगर बुलाती हैं बहन जी मिलने के लिए, आप जाएंगे? निश्चित रूप से जाऊंगा, बड़ी बहन है मेरी, उनका सम्मान सदैव करूंगा, जीवन भर करूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से हाथ जोड़ दिए मैंने, इतना कोई संभावना नहीं? नहीं, हाथ बहुत हो गया, हमेशा के लिए फुल स्टॉप, बस पास। नहीं। हाँ, अब मैं भी थक गया हूँ। कहाँ बताइए, कब तक धक्के खाऊं? बहुत थक गया हूँ। क्या बहन जी ने यह भी शर्त रखी थी कि सहारनपुर मेयर सीट अगर हारे तो लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, मेयर सीट तो उन्होंने खुद बुलाकर दी कि जाओ तुम लड़ो। क्योंकि मेयर की सीट के ऊपर जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2022 में 8,000 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 1,35,000 वोट मिले थे। उसकी जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का विधायक 32,000 वोट से चुनाव जीता था। इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और हमें ज़बरदस्ती बीजेपी ने डंडा चला करके हरा दिया। तो हमने भाजपा को हार के दरवाजे तक छोड़कर आए। इन्होंने बड़े ही तकनीकी रूप से मुझे हरा दिया, लेकिन वोट में नहीं हरा पाए। लेकिन उसके बाद भी आप ये सवाल करो कि पार्टी को बढ़ाया नहीं, तो बढ़ाया क्यों नहीं? 8,000 से 1.5 लाख पर ले गया। और जो पार्टी वहाँ पे 32,000 जीत रही थी, उसके भाई की वही चुनाव में कैंडिडेट था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो फिर आप मुझसे शिकायत कैसे हो सकती है? मुझसे शिकायत ये नाजायज़ है। मैं खुद ही सवाल पूछता हूँ आपसे, आप बताइए 8,000 की पार्टी को 1.5 लाख पर ले जाना, क्या पार्टी का आधार नहीं बढ़ा? अगला सवाल, अब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने 10 तारीख को अपने तमाम साथियों की मीटिंग बुलाई है और
मेरे ऊपर साथियों का दबाव रहता है और मैं उनके दबाव के चलता हूँ, क्योंकि वही मुझे बनाने वाले हैं, वही मुझे चलाने वाले हैं। वरना 4 इलेक्शन हारने के बाद आप 3 के तीर में मुझे ना बैठाते। मेरी को जिंदा रखने का काम साथियों का है, तो उनसे ही मशवरा करूंगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि उन्हीं के मशवरे पर मैं कांग्रेस छोड़कर आया था। मेरा जो पेंडुलम बना है उन्हीं के मशवरे पर बना था, तो उन्हीं से पूछूंगा सवाल, अब कहाँ क्या कराना है, मुझे कौन सी जगह पर लटकाना है, भाई बता दो मुझे। लेकिन हमें तो ऐसी जानकारी मिली है कि आपकी सेटिंग ऑलरेडी हो गई है। नहीं, अभी कुछ नहीं, 10 तारीख के बाद उनसे सब साथियों से बहुत आप अब तमाम साथियों को बुलाया, चूंकि मैंने कभी भी कोई निर्णय बिना साथियों के पूछे नहीं किया है, तो बहुत बड़ी मीटिंग होगी, इसके अंदर निर्णय होगा। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, कौन सी विचारधारा है आपके साथ, आपके मन में, आपके जहन में? मेरे मन में महात्मा गांधी है, मेरे मन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, मेरे मन में लोहिया जी हैं। तो एक ही चीज है, इनको तीनों को आप घुमा करके करेंगे तो मिक्सचर एक ही निकल कर आएगा। मेरे मन में हिंदुस्तान है। तो फिर आप किसी एक पार्टी में टिकते क्यों नहीं हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं बड़ी उम्मीद के साथ गया था। दुर्भाग्य मैं अपना ही मुकद्दर खराब कहूंगा कि वो जो मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। बसपा से मैं निकाला गया हूँ, कांग्रेस में छोड़ना नहीं चाहता था। फिर आपने छोड़ दी थी कांग्रेस? हाँ, तो वो बताया ना मैंने आपको। ना कांग्रेस आपको छोड़ना चाहती थी, ना आप कांग्रेस को छोड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए क्यों? बता दिया मैंने आपको कि जिन्होंने मुझे भिजवाया था उनकी मीटिंग है 10 तारीख को, उन्हीं से पूछूंगा कि मेरा जो तुमने पेंडुलम बनवाया अब क्या करूं। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे आपकी जयंत चौधरी के साथ भी बात चल रही है। मुझे पर्दे के पीछे जरूरत क्या है? जयंत भाई है मेरे। चौधरी अजीत सिंह जी को मैं अपने बाप के बराबर मानता था, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं अपने बाप की तरह चौधरी साहब को समझता था। और चौधरी साहब के कहे से मैंने कभी जिंदगी, मुझे याद नहीं है कि चौधरी साहब ने मुझे कोई बात कही और मैंने उसको इनकार किया हो। किसी भी पार्टी में रहा हूं, ये नहीं कि पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पर्दे के पीछे क्यों करूंगा, पर्दे के सामने ही कर लूंगा बातचीत पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। देखिए, वो तो मैं 10 तारीख को सब साथियों से निर्णय होगा, बात होगी, उसमें चर्चा करूंगा, उसके बाद ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 26% मुस्लिम आबादी है और ऐसे में मैं कई मुस्लिम लीडर्स के नाम आपके सामने रख रही हूं। उसमें इमरान मसूद भी हैं, उसमें आजम खान भी हैं। क्या वजह है कि ये मुस्लिम नेता अपनी पहचान और प्रभाव खो रहे हैं? पता नहीं, मुझे आपको लगता है कि मैं प्रभाव खो रहा हूं? मैं 8000 वाली पार्टी, जिसको 2022 में कुछ नहीं मिला, वहां उस पार्टी को 1.5 लाख पर ले गया, और जिस पार्टी का तूफान चल रहा था, 32,000 वोट से चुनाव जीता था, उसकी पार्टी की जमानत जब्त करा दी। तो मेरा प्रभाव बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो आप बता दीजिए। आजम खान आज कहाँ हैं? आजम साहब बड़े नेता हैं। देखिए, आजम साहब बड़े नेता हैं। वहां से जिस तरह से आजम साहब के साथ जुल्म किया है, वो आप जबरदस्ती वोट नहीं डालने दोगे, डंडा बजा करके लोगों को भगा दोगे, तो फिर तो लोकतंत्र बचता कहाँ है? हर चुनाव से पहले इमरान मसूद चर्चा में आ जाते हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ, और लोगों की मोहब्बत की वजह से सहारनपुर के अंदर मैं धुरी पर रहता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द मोर्चा बनता है, मेरे इर्द गिर्द तय होगा कि कौन लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा, फिर वो सब मिलकर के एक ही कैंडिडेट को लड़ाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर मैं रहूं, वो उस पार्टी के खिलाफ सारी पार्टी एक जगह होकर के चुनाव लड़ाती है। दूसरा, चाहे कैंडिडेट 3 त्रिकोणा इलेक्शन हो, लेकिन कैंडिडेट वो डिसाइड होगा जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये पूरा खेल होता है। निकाय चुनाव में सबसे पहले तैयारी आपकी शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी में थे तब आप, 1 साल पहले आपने तैयारी शुरू कर दी थी। बसपा से आपने लड़ाई लड़ी, फिर हार क्यों गए तैयारी होने के बाद? देखिए, मेरे लोग हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे भी और चैनल्स के ऊपर भी सब में देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहे, पुलिस लाठी चलाती रही, औरतें लाइन से हटी नहीं, और लास्ट में 3,500 वोट जो था वो HAV इंटर कॉलेज के ऊपर लाइन में लगा हुआ था। DM और SSP पार्टी बन करके काम कर रहे थे, डंडा मार मार के लोगों को भगा रहे थे। वोट नहीं डालने देंगे तो आप क्या करेंगे? जब आपने वोट ही नहीं डालने दिया, वोट के ऊपर जिस तरह से हुआ, और अब तो ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है, अब तो सोशल मीडिया के ऊपर और कैमरे के ऊपर सब चीजें लाइव रिकॉर्ड चल रही थी। मैं लगातार बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। तो जबरदस्ती अगर आप चुनाव हरा रहे तो जबरदस्ती रहा है। मैं कोई वोट से थोड़ा ही ना आ रहा हूँ, जनता से नहीं आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2024 की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, पश्चिमी यूपी हो या पूरा देश हो, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा नौजवान आज हमारा परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, पूरे देश के अंदर है, जिसको मुद्दे को प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण वश नहीं ले पाए। ठीक है, अखिलेश यादव का MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर क्यों नहीं चल पाया? ये फॉर्मूला क्यों फेल हो गया? मेरा
अब एक ही फैक्टर चलना चाहिए देश में कि हम हिंदुस्तानी हैं, जाति और धर्म की बात को छोड़कर के हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यही बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर वोट नहीं करता अब? नहीं, मुसलमान के वोट करने का कोई वो नहीं है कि आप मुसलमान को अलग करें, हिंदू को अलग करें, इसको अलग करें, उसको अलग करें। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो परेशान लोग हैं, वो सब वो लोग एक जगह आकर के वोट करें तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिनको फ़ायदा हो रहा हो, जिनके दुकान के अंदर कारोबार के तरक्की हो रही हो, जिनके लड़के बड़ी बड़ी नौकरियों पर जा रहे हों, जिनके खेतों के अंदर से निकलने वाली फसल के दाम 3 गुना हो गए हों, उनको वोट करना चाहिए दूसरी तरफ जाकर। यूपी में 80 में से 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन योगी और मोदी के सामने तमाम फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं, समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, 80% लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, वो बेचारे बदहाल हैं, वो उनके बच्चों को रोज़गार नहीं है, उनके बच्चों को, उनके खेतों के अंदर से निकलने वाली फसलों के दाम नहीं है। उन सब बातों को दबाने के लिए ये 80 और 20 का फार्मूला चलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप 80% के लोगों को ही कारोबार दे दीजिए, उनके बच्चों को रोज़गार दे दीजिए, उनकी फसल का दाम दे दीजिए, चलिए हमें सब बर्बाद कर दीजिए, हम अपनी मान लेंगे, लेकिन उनको ही दे दीजिए, उनको भी तो नहीं मिलता है कुछ। तो क्या यही फैक्टर चुनाव में काम कर रहा है? यही फैक्टर क्यों बार-बार जीत रहे हैं? यही फैक्टर चलाते हैं। अगर ये फैक्टर ना चलाएं तो उसके उनका काम कहाँ चलने वाला है? फिर जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं ना। आप बताइए, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, कहाँ है निवेश? जिसके निवेश के लिए सब लोग कहते हैं कि इतना निवेश आ गया, कहाँ है निवेश? लेकिन मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो इसकी तस्दीक कैसे करते हैं? देखिए, आजमगढ़ में जीत गए, रामपुर में जीत गए, पसमानदा उनके साथ हैं। अभी रामपुर में कैसे जीते वो भी आपके सामने है। आजमगढ़ के अंदर त्रिकोणीय फाइट हो गई थी, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी बराबर लड़े थे, वहाँ वो इसलिए जीत गए। तो ये बाई इलेक्शन की जीत को जीत न माने। 2022 चुनाव संपन्न हुआ, आपने कहा कि मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया, आपकी भी मेहनत थी। आपने कहा बसपा ने साफ साफ कहा जब आपने बीएसपी दामन थाम लिया कि मुस्लिम अब हमारे साथ आ जाएं, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे साथ आइए। ये भी शायद आपकी रणनीति थी जो मायावती की ओर से निकली, लेकिन उसके बाद भी तो सत्ता में बीजेपी आ जाती है, यानी कि ये समीकरण काम नहीं कर रहा। नहीं, देखिए समीकरण क्या, समीकरण सबसे बड़ा समीकरण इस वक्त देश के अंदर अगर समझने की बात है कि अगर देश का नौजवान परेशान है, रोजगार मांग रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको रोजगार से ध्यान हटाने के लिए आप नफरत में डालते हो। ये नफरत के नारे तभी आते हैं जब आप रोजगार पे सवाल करते हो। अगर लोगों को रोजगार मिल जाए, नफरत की बात खत्म हो जाएगी। आपकी राजनीतिक दुकान तभी चलती है जब नफरत की दुकान चले। तो हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब बात करते हैं। आप पक्ष में हैं, चाहते हैं लागू हो? देखिए, जो चीज़ व्यवहारिक ही नहीं है, आप उसे कैसे लागू करेंगे देश में? सबसे पहले तो उसकी व्यवहारिकता के ऊपर बात कर लें। हमारे देश के अंदर रहने वाले विभिन्न, आप 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाएगी। 300 से ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं के लोग यहाँ रहते हैं, सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। सब लोग, आप नॉर्थ इंडिया में शादी का तरीका और है, साउथ इंडिया में और है, सिखों का और है, मुसलमानों का और है, हिंदुओं के अंदर सनातन का और है, उनके अंदर भी और जो मत वाले हैं उनका और है। का तरीका तो मैं पूरी बात उनके रहन सहन और उनका जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें, उनमें इतना विरोधाभास है। आदिवासियों के तरीके और हैं, उनमें इतना विरोधाभास है, उनको आप कैसे व्यवहारिक रूप से एक जगह करेंगे? मेरा कहना ये है कि मुसलमान को इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठिए। अभी ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं ड्रामा। तुम बोलोगे, चिल्लाओगे, उनको फायदा हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होने का। ढाक के 3 बात है, इसमें कुछ नहीं होना है। यूसीसी में ड्राफ्ट आ गया, तब क्या? आने दीजिए ना, जब ये लागू होगा जब देखिए ना। अब इनको परेशानी हो रही है हमारे निकाह नहीं होने के। अरे भाई, निकाह के बिना हम शादी नहीं करेंगे, तो निकाह तो करना है, बंद कमरे में निकाह होगा, निकाह तो होगा। मुसलमान के लिए निकाह जरूरी है, उसके बाद आप चाहे उसको कहीं रजिस्टर्ड करा लो और कहीं भी कुछ करा लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक देश एक चुनाव, इस पर आज चर्चा हो रही है, इसे लेकर क्या सोचना है? ये भी व्यवहारिक नहीं है। ये आप मुझे बताइए कैसे संभव होगा? अभी पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, क्या ये विधानसभा भंग होगी? आप वन नेशन वन इलेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, नारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, अब मोदी लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे संभव होगा? आप बताइए। अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं, अलग अलग टाइमिंग के ऊपर वहाँ चुनाव है। मान लीजिए कल ये आपने लागू भी कर दिया, एक स्टेट के अंदर मिड टर्म पोल की पोजीशन आ गई, तो मिड टर्म पोल वाली स्थिति के अंदर क्या होगा?
ये जो चीज़ें व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के दोनों स्ट्रक्चर अलग है। हम फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल अलग अलग, तो जब हमारा अलग है सिस्टम, तो उसको आप व्यवहारिक रूप से किस प्रकार अमली जामा पहनाएंगे वो समझ में आ जाए पहले, वो तब तो हम जवाब दे पाए। अच्छा, धारा 370 के वक्त भी ये कहा जा रहा था ये अव्यवहारिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन हाँ, तो है। बहुत आपने कर दिया ना। क्या धारा 370 का वहाँ प्रभाव बताइए ना, क्या हुआ? कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया वहां जाके? आपने झंडा प्लॉट फहराया लिया लाल चौक पर। आपने? अरे अमन लाल चौक शांति पे तो है वहाँ पहले पर। हम लाल चौक पे झंडा फहराना तो पहले से भी था। जो लाल यहाँ से प्लॉट लेने के शौकीन थे वो गए थे वहां प्लॉट लेने, मिल गए किसी को प्लॉट? क्या किसी एक की रजिस्ट्री हो गई हो तो बता दो मुझे। वहां पर पत्थरबाजी रुक गई है। राहुल गांधी वहां जाते हैं, यात्रा करते हैं, तिरंगा फहराते हैं और आते हैं। किस ये पहले भी राहुल गांधी कब पहले नहीं गए वहां पर? क्या राहुल गांधी पहली बार गए कश्मीर? क्या तो पहले भी गए? वहां पत्थरबाजी रुक गई। देखिए, ये तो पत्थरबाजी और ये सब चीजें, तो जो पत्थरबाज थे ना उनका तो मार मार के इलाज करना चाहिए उन पत्थरबाजों का। उन पत्थरबाजों से, इन चंद पत्थरबाजों की वजह से हम बदनाम होते हैं। हम इनका तो इलाज मार मार कर होना चाहिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर मिलकर फिर एक बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कोई फायदा होगा? देखिए, इस वक्त इंडिया लड़ रहा है, इस वक्त देश लड़ रहा है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश के अंदर एक माहौल बदला है। उन्होंने भारत, जो स्लोगन है ना, जुड़ेगा भारत और जीतेगा भारत, मुझे लगता है उनका सच होने जा रहा है। INDIA जुड़ जाएगा, वाकई एकजुट रहेगा 24 तक? मेरे ख्याल से रहना, क्योंकि अब हम मजबूर हैं, सब लोगों की मजबूरी है। अब नौजवान इतना परेशान है देश का, देश में बेरोजगारी चरम पर है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। एक नस्ल जा रही है, दूसरी नस्ल आ रही है और वो खाली हाथ बैठी हुई है। तो हमारा युवा देश था, हमारा तो सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे युवा बेरोजगार अगर होगा तो देश के अंदर सबको सोचना पड़ेगा। क्या ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर देते हैं? देखिए, ये क्योंकि मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये वोट जो है हिंदू और मुसलमान पे ना पड़ के वोट इस बात पे पड़ना चाहिए कि हम किन मुद्दों को लेकर उतरे हुए हैं और किन मुद्दों के ऊपर हम जा रहे हैं। एक आरोप और भी लगता है मुस्लिम नेताओं पर कि एक नेता जो बड़ा बन जाता है दूसरे मुस्लिम चेहरे को बड़ा बनने नहीं देता। ओवैसी जी की मौजूदगी आप बार बार खारिज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ ओवैसी साहब को। मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ कि मैं खारिज कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़ाई बिल्कुल दूसरे दिशा में है। लड़ाई ओवैसी साहब को या किसी दूसरे को नेता बनाने की नहीं, लड़ाई देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की है। चलिए, लव जिहाद का मामला भी बहुत गर्म है और लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे, कई कड़े कानून भी बन गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे कानून की जरूरत कहाँ है? तो अल्लाह की बनाई हुई चीज है, जो जिसको जहाँ जिसके लव जिहाद अल्लाह ने तो नहीं 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 नहीं, रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए होते हैं कि जिसकी जहाँ बोलना है वो अल्लाह का बनाया हुआ। किसके किस मुकद्दर में क्या है, ये तो कानून बनाया आपने, जो करा ये सब नफरत की बातें हैं ना। इससे फायदा क्या हासिल हो रहा है? आप बताओ, इससे फायदा क्या है? आप नौजवान के रोजगार की बात करो ना। आप नौजवान के रोजगार के ऊपर बात नहीं करते हो, आप लव जिहाद ले आए। अब लव जिहाद का क्या करेंगे भाई? लव जिहाद शब्द को इमरान मसूद कैसे देखते हैं? मैं कैसे भी नहीं देखता हूं, मैं कैसे भी नहीं देखता हूं। मेरे लिए तो सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, कौन किस धर्म से, कौन किस, मैं तो सबको बराबर मानता हूं। धर्मांतरण के मामले भी देश में बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं? धर्म अपने आदमी का जातिगत मामला है, उसका अपना जातिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला है। वो उसको कौन कहाँ जाना है, किस तरह रहना, क्या करना है, लेकिन प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाना, एक साजिश के तहत धर्मांतरण कराना गलत है। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अयोध्या हमारी, अब काशी मथुरा की बारी, इस पर क्या कहेंगे आप? फिर वो कानून का क्या हुआ जो आपने कानून बनाया था देश का? आप तो संविधान को भी मानने को तैयार नहीं हो। हम तो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब वर्शिप एक्ट बन गया तो वर्शिप एक्ट के बाद आप इस तरह की बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध मुस्लिम पक्ष बार बार क्यों करता रहा? तो क्या अदालत में जाने की भी इजाजत नहीं होगी अब? अरे अदालत में तो जाएंगे ना। आप वर्शिप एक्ट को मान नहीं रहे हो, आप संविधान जो कानून बन गया उस कानून को मान नहीं रहे हो, उसके वो विरोध क्या कोर्ट में भी नहीं करेंगे आखिर? लेकिन सर्वे से डर किस बात का? नहीं तो आप इसका मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? ये बात सवाल करो इंतजामिया कमेटी से, ये मुझसे ना करिए आप। ये मुझसे क्यों कर रहे हैं आप सवाल? मेरा क्या, मैं कोई पार्टी हूं उसके अंदर? मैं पार्टी नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जब वर्शिप एक्ट आ गया तो मेरी इस तरह की जो बातें हो रही है सब गलत है। आप उस कानून को बदलिए जो कानून बना हुआ है। आप तो इस तरह से धींगा मस्ती और करके आप कहीं भी कह दोगे कि साहब यहाँ तो फला था, यहाँ तो फला था, यहाँ फला था। आप कहीं भी आप बोल दो। मथुरा का भी आपने जिक्र किया, वहां पर भी ईदगाह में सर्वे की मांग उठने लगी है। मैंने जिक्र नहीं किया, आपने ही जिक्र किया। आप कल कहीं और कहने लगो, परसों कहीं और कहने लगो। ये तो एक अंत नहीं होगा ना, इसीलिए तो वर्शिप एक्ट बना था। कहीं अंत नहीं होगा, इसीलिए वर्शिप एक्ट बना था।
नूह में वीएचपी की यात्रा को घेरकर उस पर निशाना साधा गया, उसे निशाना बनाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत क्या गलत था? हुआ। देखिए, बहुत गलत हुआ जो यात्रा के साथ हुआ, लेकिन जो यात्रा के बाद सरकार का जो डंडा चला वो उससे ज्यादा गलत था। क्या देश में रहने वाले गरीब आदमी के आशियाने को उजाड़ने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा? आप पत्थरबाजों को ढूंढ रहे थे, पत्थरबाजों को ढूंढते, उनको सजा देते, जेल भेजते। आपने 800 मकान ढा दिए। उन मकान को बनाने में उनका कितना जिंदगी लग गई, आपको उनको ढाने में वक्त नहीं लगा। क्या देश के मुसलमान असुरक्षित हैं, डर में हैं? डर तो है, हमें डर है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। इमरान मसूद को भी डर लगता है? डर लगता है। भारत में इमरान मसूद को डर लगता है? नहीं, मुझे भारत में डर नहीं लगता। भारत के लिए तो जान दे दूंगा। इन हालात में डर लगता है। और मैं आज बहैसियत मुसलमान दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर चाहे कितने भी मुस्लिम कंट्री हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लाख गुना, हजार गुना बेहतर हिंदुस्तान में, और भारत माता की जय कहता हूं। बस देखिए, आप ये सुनिए। फिर डर क्यों लगता है? डर लगता है हालात से, कब कौन उठा करके कहां बंद कर देगा, कब मेरे घर पे बुलडोजर चला देगा, कुछ पता नहीं है। अब ये नूह के अंदर जिनके घरों को आपने ढाया है, वो सारे दंगाई थे क्या? तो आपको लगता है उनका कि कोई लेना देना नहीं है? एक्शन? नहीं, उनका कहीं लेना देना नहीं, किसी चीज में उनका मतलब नहीं, और आपने उनके घर भी ढा दिए। वो काम कितने परेशान है? जो पत्थर चलाएगा, गोली चलाएगा, उस पर पत्थरबाज का क्या एक्शन नहीं होगा? सारे पत्थरबाज हैं क्या? वहां पर कितने नहीं, जो घर गिरे हैं, जिनके बेगुनाहों के घर गिरे हैं, जिनकी दुकानों को आपने बुलडोजर के नीचे तबाह कर दिया, वो क्या पत्थरबाज थे? जिनके वहां पर एक्शन हुआ है, उन्होंने कुछ गलत किया तब एक्शन हुआ। सरकार का, प्रशासन का ये एक कहना है। तरफा साफ कर दिया आपने, एक तरफा साफ कर दिया। अगर उस रास्ते पे किसी का घर था तो क्या उसने पत्थर तो चलाए? क्या उनका घर ढहा दे जो मंदिरों के अंदर खुद की जान बचा रहे थे, जो औरतें, नहीं, जो नहीं। बच्चे, जो बुजुर्ग वहां थे? जिन्होंने गलत किया उनको खिलाफ सख्त सजा दे। कानून है देश के अंदर, देश में कानून है सजा देने के लिए। इमरान जी, वक्त हमारे रैपिड फायर राउंड का है। एक नाम आपके सामने, और जो विचार या संज्ञा आपके जहन में आए आपको वो बोलना है। तो पहला नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मामा है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी नौजवान नेता हैं और जवान नेता हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी देश का हीरो है। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी संघर्षशील व्यक्तित्व की मल्लिका है। असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब हैदराबाद के बड़े नेता हैं। जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की शान है। ज्ञानवापी। ज्ञानवापी वहाँ मस्जिद है और विवादित हो गई है। राम मंदिर। राम मंदिर बन गया, सबकी आस्थाओं का प्रतीक है राम मंदिर। राम कोई किसी एक विचारधारा की परिपाटी नहीं है, राम आस्थाओं के प्रतीक है। राम के प्रति जितनी आस्था देश के अंदर रहने वाले हिंदुओं की है, उतनी आस्था मेरे मन में भी राम के प्रति है, क्योंकि राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। ईदगाह। ईदगाह के अंदर ईद की नमाज होती है। मायावती। मायावती जी दलितों की बहुत बड़ी नेता है और दलितों के लिए संघर्ष, उनका पूरा जीवन दलितों के संघर्ष में गुजरा है। हिंदू राष्ट्र। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है मेरे पास। धन्यवाद इमरान जी, आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उम्मीद है हमारे सभी सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाले होंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। की बात करें, आर्थिक सहयोग की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन देखना होगा कि भारत किस तरीके से एक कॉमन तरीके से इस बैठक में कॉमन आउटकम इस बैठक से वो ला पाने में सफल होती है। लेकिन इतना तय है कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने कई बैठकें हर राज्य में की है, जिस तरीके से 2 दिनों तक बैठक चलेगी, भारत ने दुनिया को ये जरूर दिखा दिया है कि भारत कितनी शक्तिशाली देश है, किस तरीके से। बिल्कुल अनूप जी, भारत कितना शक्तिशाली देश है उससे देख सकते हैं हम। G20 देशों के अलावा 9 और देशों को इन्विटेशन भारत ने जीत दिया, जो एशियाई कंट्री है। और ग्लोबल साउथ की बात लगातार भारत करता रहा है, खासतौर पर ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को भी उन्होंने बढ़ावा देने की बात की है। इधर अगर ग्लोबल साउथ यानी कि साउथ एशिया की बात की जाए तो वहां पर भी जितने देश हैं वो भारत को अब अपना कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व के तौर पर देख रहे हैं, और इसको लेकर भी आज G20 का यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। देखिए अफ्रीकन कंट्री को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश दुनिया के कई देशों ने की है और चाइना का बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। और यकीन जानिए कि इस बैठक का मूल एजेंडा भी यही है कि किस तरीके से अफ्रीकन कंट्री और जो विकास की दौड़ में पीछे रह गई है उसको किस तरीके से आगे लाया जाए। और इस ग्लोबल साउथ का असली लीडर कौन होगा ये भी इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। भारत चाहती है, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया जाए। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अगर ये संभव हो पाता है किसी भी तरीके से तो एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। और देखिए जापान भी इसका समर्थन कर रही है। देखिए चीन अगर अफ्रीकन कंट्री को मदद करती है तो उसके पीछे उनका भी वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन भारत दिल खोलकर अफ्रीकन कंट्री को मदद करती है। और यही वजह है कि अफ्रीकन कंट्री का भी एक सौहार्द और एक जो प्यार है भारत के प्रति वो ज्यादा है दूसरे देशों के अपेक्षाकृत। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में भारत पुरजोर कोशिश करेगा कि इस अफ्रीकन कंट्री के हित की बात की जाए। अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन यूनियन को इस G20 का अभिन्न अंग बनाया जाए। कितना समझौता हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि भारत ग्लोबल साउथ के एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है। जी बात करता है, सबसे बड़ी बात है चाइना अपने आप को जो साउथ एशियन कंट्री है उसका एक तरह से अगुवाई करने वाला मानता है। लेकिन जिस तरह की कंडीशन कोविड के बाद चाइना की हुई है और वहां पर अर्थव्यवस्था भी काफी डैमेज हुई है, अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात की जाए तो उनका जनाधार भी वहां पर कम हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर चाइना इस G20 सम्मेलन में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन भारत जिस तरह से अपना प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन को लेकर कर रहा है उससे उसका कद जरूर बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अगर इस पूरे G20 पर नजर डाले अनूप जी, तो हमने देखा है UNSC पर खास तौर पर अमेरिका अब तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब उनका कहना है कि भारत को इसकी अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी भारत को सपोर्ट कर रहा है UNSC में शामिल करने के लिए, जिससे भारत का कद और भारत की जो बातें हैं वो देश दुनिया में और अच्छी तरीके से पहुंचेगी। हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जो भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, राजनयिक हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने देश का, उनका स्वागत करते हुए देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री को। और ये भव्य तस्वीरें गिलबर्ट फोसुम होंगबू, ILO के महानिदेशक मिस्टर गिलबर्ट फोसुम होंगबू, डायरेक्टर जनरल ILO। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, वसुधैव कुटुंबकम, उसके नीचे प्रधानमंत्री खड़े हैं और पीछे तस्वीरें बिल्कुल आप देख सकते हैं। एक एक कर जितने प्रतिनिधित्व अपने देश का कर रहे हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। और जिस लेडी को आप देख रहे हैं, कल जब उनका स्वागत किया गया तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से वेलकम को स्वीकार किया। एक डांस क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की महानिदेशक। तो IMF की जो महानिदेशक हैं आप उनको देख सकते हैं, क्रिस्टीना को। और कल हमने देखा था किस तरह से जब उनका स्वागत किया गया था वो भारत आकर बेहद खुश थी और उन्होंने कहा कि मेरा भारत आना, बहुत दिन से मैं सोच रही थी आऊं और मेरा भारत आना हुआ। और इस मौके पर उन्होंने एक डांस स्टेप भी किया जो कि कल सुर्खियों में बना रहा। क्रिस्टीना IMF की निदेशक हैं जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। एक एक कर तमाम देशों के प्रतिनिधि, तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि इस वक्त भारत मंडपम में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद उनके स्वागत के सम्मान के लिए वहां पर खड़े हैं। भारत मेजबानी कर रहा है G20 सम्मेलन का और एक एक कर जितने वहां पर डेलीगेट्स हैं, जितने प्रतिनिधि हैं अलग अलग देशों के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग बड़े बड़े संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। करीब 1 लाख लोग भारत पहुंचे हैं अलग अलग देशों से और सभी की सिक्योरिटी और सुरक्षा का इंतजाम खास तौर से यहां किया गया है। His Excellency Mr. Antonio Guterres, Director General of the International Monetary Fund,
Secretary General of United Nations, माननीय एंटोनियो गुटरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल। तो एंटोनियो गुटरेस को आप देख रहे हैं और बिल्कुल एक बड़ी सी स्माइल के साथ प्रधानमंत्री भी उनका स्वागत कर रहे हैं और ये बहुत कह सकते हैं गर्व की बात है और एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रधानमंत्री का ये जेस्चर भी देखने को मिल रहा है, जब बातचीत के जरिए वो एक एक कर सबका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर अजय बंगा, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जो भारतीय हैं और उनका स्वागत भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चूंकि अगर G20 की G20 समिट के पहले दिन ऐतिहासिक फैसला, 8 देशों के बीच इंफ्रा डील पर सहमति। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च। पीएम मोदी का बयान, विकसित भारत की